आज 100वें दिन धरना पे बैठी हुई तमाम माएँ बहनें, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र, आसपास के नौजवान साथी, बुजुर्ग और जो लोग भी लगातार इस आंदोलन से जुड़ के अपना खून पसीने कुर्बान करके इस आंदोलन को इस मकाम पे पहुंचाया, सभी लोगों को मैं जज्बे को सलाम करता हूं और आज 100वें दिन आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं। बार बार मेरा नाम ये अनाउंस कर रहे हैं दो पैर से कि आके अपनी बात रखो, और आज मेरे लिए सबसे टफ है बात रखना, क्योंकि सिर्फ मुझे बात रखने के लिए नहीं बुलाया गया है। आप लोग जो जानते हैं या जो लोग मुझे पहचानते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि मैं यहाँ एक सीनियर स्टूडेंट हूँ, और कोई बात कहता हूँ तो सबकी कहीं ना कहीं उसमें सहमति से मैं कुछ बात बोलता हूँ। तो मैं सिर्फ कोई बात रखने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूँ, बल्कि एक फिक्र के साथ आया हूँ, कुछ मशवरा के तहत आया हूँ, कुछ मशवरा रखने आया हूँ। मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो गौर से सुने, गौर से सुने, क्योंकि आप लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं बात जो रख रहा हूं उससे अगर आप कहीं भी डिसएग्री करें, इख्तलाफ हो, तो आप अपनी बात भी रखें, लेकिन मैं कोई बात कह दिया ये आखिरी नहीं हो सकता है। इसमें मशवरे एक दूसरे के हो सकते हैं कि क्या मशवरे देने हैं, क्या बात कहनी है। जब हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत किया था तो जामिया में कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि यह आंदोलन यहाँ जामिया की सरजमी से उठेगा और पूरे देश पे फैलेगा, और पूरे देश के लोग लबैक कहते हुए इस आंदोलन में शरीक होंगे और खून पसीना देंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, दर्जनों बार हमले हुए। चाहे 13 दिसंबर को पहला मार्च हो, जब हम लोग संसद भवन मार्च करने निकले तब हमला हुआ। फिर 15 दिसंबर को पुलिस आके मार्च लाठीचार्ज की। फिर उसके बाद 19 दिसंबर को जब हम लोग लाल किला से लेके शहीद पार्क तक मार्च करने गए CNRC के खिलाफ, तभी पुलिस ने हमला किया। यूपी बिहार भवन, जितना भी भवन है वहां घेराव किया, वहां भी पुलिस ने मारा। 30 जनवरी को जब हम लोग राजघाट जा रहे थे तब भी पुलिस ने मारा। 10 फरवरी को जब हम लोग जा रहे थे फिर संसद, तभी पुलिस ने मारा। तो मतलब लगातार हमला हुआ, लेकिन हम लोग कभी डरे क्या? CM घेराव करने गए, वहां भी पुलिस ने मारा, लेकिन कभी हम लोग डरे क्या? कभी हम लोग घबराए क्या? नहीं घबराए, क्योंकि हम लोग मौत से नहीं डर रहे थे, बल्कि हमने तो रास्ता चुना था कि इस रास्ते में लड़के अगर शहीद हो जाएंगे तो ये शहादत का दर्जा होगा, और इससे बेहतरीन कोई कामयाबी नहीं हो सकती है। और पूरे देश में 60 से ज्यादा लोग शहीद हुए। जिसको इस आंदोलन ने अपना शोधा बनाया, उन तमाम शहीदों के हम इस मंच से सलाम करते हैं, और अल्लाह से इस बात की दुआ करते हैं आप सभी के माध्यम से कि अल्लाह उनका दर्जा जन्नत में बुलंद करे। हमें से लड़े खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का आप सबने नाम सुना होगा, जो सैफुल्लाह का लक़ब था। मतलब तलवार उनकी धार इतना थी कि जिस तरफ जाते थे फतह करके आते थे। तो आखिरी वक्त में जब वो अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे और मौत उनका इंतजार कर रही थी, तो उन्होंने अपना बदन खुलवाया किसी से, और बदन के एक इंच पे तलवार की धार लगी हुई। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मौत, आज मैं मतलब मुझे हूबहू हदीस नहीं है, लेकिन उसका लबो लबाब क्या है मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं मर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस दुख की बात है कि मैं अगर लड़ते लड़ते मैदान में शहीद हो जाता तो मैं शहादत कहलाता। तमाम जंगें जीता, लेकिन इसके बावजूद भी शहादत का दर्जा हमें नहीं मिल पाया। इस बात के लिए मुझे दुख है। ये बात खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का था। तो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, जब घरों से बाहर निकलते हैं तो इस बात को लेकर निकलते हैं कि हम लोग जब मैदान में है, सरकार की फांसीवादी नीतियों के खिलाफ है, तो सरकार चाहे कोई भी जुल्म करे, कोई भी जाति करे, पुलिस की लाठियां चले, आंसू गैस के गोले छोड़े, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगर जाने जाएंगी तो जाएंगी, लेकिन सत्य और अहिंसा, पीस एंड नॉन वायलेंस पे चल के हम अपना करना को जारी रखेंगे। 100 दिन पूरा हो गया, बार बार मुझे भी आता था और तमाम लोग कहते थे कि जामिया 2020 में 100 साल पुरानी हो जाएगी, और उस 100 साल की अचीवमेंट के तौर पे कम से कम इस आंदोलन को हम लोग 100 दिन चलाएंगे। और मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ, चाहे जो दिन में रहे, जो शाम में रहे, जो दोपहर में रहे, चाहे रात में रहे, तमाम भाइयों को मुबारक देता हूँ। बहुत मेहनत के साथ आप लोगों ने इस आंदोलन को चलाया, और खास सलाम माओ बहनों को जो डटी रही। और जो मोदी सरकार कहते थे कि ये महिलाएं, जो अमित शाह कहता था कि मुस्लिम महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती है, उन महिलाओं ने दिखाया
कि हम घर में अगर खाना बना सकते हैं तो सड़कों को उतर के देश के मंत्रालय को भी हिला सकते हैं, और ये काम किया। आज देश में हालात क्या है, बार बार लगातार आज आपके बारे में, आज आपके बीच में कोरोना वायरस का जिक्र किया गया है। कोरोना वायरस शुरू में लगा था, हम सभी को लगा था, जब चाइना में शुरू हुआ था तो सबको लगा था कि ये चीन में है, हमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन चीन से निकल के अमेरिका भी गया, इटली भी गया, पाकिस्तान भी गया, भारत भी आया, लगभग दुनिया के दर्जनों देश में फैल चुका है ये। इटली जैसा कंट्री, अमेरिका जैसे कंट्री जो दुनिया के सबसे डेवलप नेशन, विकास नेशन में माने जाते हैं कि इनका टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मजबूत है, इनका इलाज सबसे ज्यादा मजबूत है, उस कंट्री ने भी इस बीमारी को नहीं रोक पाया। और आज ये स्थिति ऐसी है कि पूरा का पूरा शहर को नाकाबंदी कर दिया है कि उस शहर से एक लोग ना बाहर निकल सकते हैं, ना एक लोग अंदर जा सकते हैं। और एक हदीस का भी मफहूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां भी वबा आ जाए यानी महामारी आ जाए, तो महामारी जिस शहर में आए उस शहर के लोग वहां से बाहर ना निकले और उस शहर में लोग न जाएं, ताकि इससे महामारी फैलेगी नहीं, उसी शहर में रहेगी और वहीं इलाज होगा, वहीं लोग ठीक हो जाएंगे। ये तमाम बातें भी आप सब लोग जानते हैं। हमारे देश में भी ये कोरोना वायरस का लहर आ चुका है, और हमारा एक ऐसा देश है जो 130 करोड़ की आबादी है, दुनिया का दूसरा सबसे आबादी वाला देश है चाइना के बाद। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में आए तो चाइना से सैकड़ों कदम हम लोग पीछे हैं, तो हम लोग सैकड़ों कदम पीछे हैं। अब बात आ रही है कि कोरोना वायरस निकल रहा है, जगह जगह निकल रहा है, हर राज्य में निकल रहा है, और महज अब तक का जो रिपोर्ट था कल तक का कि अब तक सिर्फ 6000 लोगों का टेस्ट हुआ है। मतलब इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 6000 लोगों का ही टेस्ट हो पाया है, क्योंकि सरकार के पास मशीन ही नहीं है, किट ही नहीं है कि इस वायरस का टेस्ट किया जा सके, इस वायरस का टेस्ट करके लोगों को मालूम किया जा सके। और ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि एक को होता है तो वो आदमी जितने के टच में आता है, चाहे घर के परिवार के सदस्य के टच में आए, चाहे दोस्तों यारों के टच में आए, उनके बीच में जाता है और उनसे ही फैलता है, फैलने वाला बीमारी है ये वायरस। इस तरीके का अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक सिंगर थी कनिका कपूर नाम की, वो अमेरिका इंग्लैंड से आई वायरस लेके, फिर लखनऊ में गई, लखनऊ के अलग अलग नेताओं से मिली, भाजपा के नेताओं से मिली, फिर भाजपा वाले कांग्रेस से मिले, फिर प्रधान राष्ट्रपति से भी मिला, और होटल में भी बैठे, होटल भी बंद हो गया, सील कर दिया गया, और तमाम नेता आजकल क्वारंटाइन यानी आइसोलेशन अकाउंट में आज हैं, ताकि इस डर से कि अगर कोरोना वायरस निकल जाएगा तो इसे किसी और को ना फैले। और ये वायरस ऐसा है कि 2 से 14 दिन तक रहता है। आज किसी को वायरस पकड़ा तो 2 दिन तक पता नहीं चलेगा कि उसको वायरस है, दूसरे दिन के बाद पता चलेगा, 14 दिन तक ये वायरस होगा, एक नॉर्मल फीवर होगा, नजला जुकाम होगा, हमें लगेगा मौसम में बदलाव आ रहा है, शायद इस वजह से ये वायरस हो रहा है। तो ये चीजें बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारा ईमान है, हम लोग मुसलमान हैं, मौत से नहीं डरते हैं। बेशक मौत से नहीं डरते हैं, लेकिन कौन सा मौत हम लोग चुनना चाहते हैं? कौन सा मौत चुनना चाहते हैं? इज्जत की, तो शहादत वाली मौत चुनना चाहते हैं। लड़ते हुए मरे तो शहीद कहलाएंगे, और बीमारी आएंगे वो शहादत नहीं गिना जाएगा। तो बहुत फैसले जज्बात से नहीं लिए जाते हैं, बहुत फैसले हिकमत से भी लिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तेदाल का रास्ता चुनो। हम जो फैसले लेंगे इससे पूरा हिंदुस्तान असर करेगा। जामिया मिलिया इस्लामिया ने क्या फैसला लिया है, क्योंकि देश जामिया को देख रहा है, मीडिया को नहीं देख रहा है, देश शाहीन बाग को देख रहा है, मीडिया को नहीं देख रहा है, किसी नेता को नहीं सुन रहा है। ये माएँ बहनें छात्र नौजवान, यही लोग नेता हैं इस आंदोलन के, यही लोग चेहरा है इस आंदोलन के। तो तमाम तरह की बातें आ रही है कि क्या होना चाहिए। कुछ लोग जज्बात में कह रहे हैं कि हम बैठेंगे, हम नहीं हटेंगे। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हम कुछ इस तरीके से बैठे कि किसी को बीमारी ना हो, या इतना दिन तक बैठे, अभी तो 100 ही दिन पूरा हुआ, जरूरत पड़ी तो 365 दिन भी बैठेंगे, पूरे साल भी बैठेंगे, लेकिन ये बीमारी नहीं आनी चाहिए हमारे बीच में, ये हमारे बीच में बीमारी नहीं फैलना चाहिए। बहुत लोग बहस कर रहे हैं, बहुत लोग बातें कह रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं कि इस आंदोलन से सबका इमोशन जुड़ा हुआ है, इस आंदोलन को कैसे हम लोग छेड़ सकते हैं, कैसे हम लोग कोई फैसला ले सकते हैं, कुछ भी होना हो होता रहे, लेकिन आंदोलन को हम लोग नहीं रोकेंगे। बहुत लोग ये भी बात कह रहे हैं। देखिए एक चीज समझने की जरूरत है, बीमारी की आधी इलाज प्रिकॉशन एहतियात में होता है। अगर हम एहतियात लेते हैं तो आधी बीमारी से जंग हम लोग जीत जाते हैं, ये कहा जाता है।
यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग देखिए, यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग शुरू के आंदोलनों में इस आंदोलन से सब लोग जुड़े, डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, नौकरी करने वाले लोग भी थे। लेकिन जब जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया, नौकरी करने वाले लोग, पेशेवर लोग अपने काम धंधे में लग गए। आज इस आंदोलन में कौन है? या तो महिलाएं हैं जो घर की जिम्मेदारी संभालती हैं, या तो छात्र युवा है जो घर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या नौकरी में नहीं है, यही लोग देख रहे हैं। तो इस तबका महिलाएं हैं, घर की मालकिन है, उनको इसलिए बचाना है कि वो मजबूत रहेंगी तो आंदोलन भी चलेगा, और वो सुरक्षित रहेंगी तो घर का आदमी बच्चा भी महफूज रहेगा। अगर आज एक महिला बीमारी से ग्रसित होती है, कोरोना वायरस से ग्रसित, तो इस बीमारी से सिर्फ एक महिला नहीं ग्रसित हो रही है, बल्कि वो पूरा खानदान, पूरा परिवार को वायरस इन्फेक्शन फैला देगी, क्योंकि ये वायरस है ही ऐसा, ये वायरस है ही ऐसा। इस तरह का जो हमारे बीच में एक टेंशन आ चुका है कि अब हमारे क्या फैसले होने चाहिए, आगे का आंदोलन क्या होना चाहिए। तो इस वायरस को देखते हुए, मौजूदा हालात को देखते हुए बहुत लोग बहुत तरह का मशवरा दे रहे हैं। सरकार तमाम तरह की नीतियां लेके आना चाह रही है। बहुत सारे देशों ने हजारों करोड़ का पैकेज अनाउंस कर दिया है कि अपने घर में रहें। मक्का मदीना जैसा जगह हमारे लिए उससे ज्यादा कोई पवित्र स्थल, हमारे लिए उससे ज्यादा कोई पाक जगह नहीं हो सकता है। उस जगह को भी देखते हुए कहा गया कि कुछ वक्त के लिए हम लोग यहाँ पे इबादत को रोक देते हैं। लेकिन मक्का के हम इसलिए यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि मक्का में जिस लेवल का वायरस हो यहाँ पे भी हो, लेकिन एक बात कह रहे हैं, सेंसिटिविटी को समझने की बात कर रहे हैं कि जान बचाना कितना जरूरी है। अब बात आती है कि हम लोग आंदोलन कैसे चलाएं और आंदोलन का क्या असर होना चाहिए। देखिए, आप अमेरिका ब्रिटेन की बात करेंगे, वहां के लोग बहुत ज्यादा सामाजिक नहीं होते, वहां के लोग अपने अपने जिंदगियों में रहते हैं। लेकिन भारत की बात करें और खासकर ओखला जैसे इलाके की बात करें तो यहाँ के लोग सबसे ज्यादा सामाजिक होते हैं। एक एक आदमी की दोस्ती यानी 50 आदमी से होता है, और वो एक आदमी 10 आदमी के साथ डेली चाय का ढाबे पे चाय पीता है ना ये बात। तो यहाँ पे इस जैसे इलाके में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ एक आदमी को भी अगर वायरस होता है तो बहुत हद तक मुमकिन है कि पूरे इलाके में वो फैल सकता है, क्योंकि ये डेंस आबादी है, घनी आबादी है। और दूसरा चीज क्या है कि वो तमाम तबका जो हिंदू समाज से आता था, या जो पत्रकारिता जगत से आता था, जो स्टार समाज से आता था, वो तमाम तबका अब कह रहा है कि आप लोग कोई रास्ता निकालो ताकि आंदोलन अगर चले तो क्या चले, इस पे तय करो। लेकिन इस तरीके से जो बैठ के सैकड़ों हजारों लोग बैठ के आंदोलन चला रहे हो, आपको नहीं मालूम है कि इसमें कौन किसको इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, आपको नहीं मालूम है कि वो आदमी को कहीं से ला के बैठा दिया गया है, आपको नहीं मालूम है कि क्या आपके बीच में रखा जा रहा है, क्योंकि कोई आई कार्ड नहीं चेक कर रहा है, कोई किसी का चेहरा नहीं पहचान रहा है। तो तमाम तबका एक अपील कर रहा है कि आप लोग कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि कुछ हम इस बीमारी से खुद को भी बचा सके, अपने समाज को भी और अपने देश को भी बचा सके। यहाँ तक बात जायज है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बताए। आप लोग सब सुन रहे हैं मेरी बात, पीछे भी सब सुन रहे हैं ना मेरी बात। अब बात आ रही है कि इस इलाके में अगर वायरस आता है तो क्या हो सकता है। देखिए, ईमान का मजबूती का मतलब ये नहीं है कि हम चलती ट्रेन के आगे कूद जाएंगे और कहेंगे कि हमारा ईमान इतना मजबूत है कि ट्रेन टूट जाएगा लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। ये ईमान की मजबूती नहीं है। ईमान की मजबूती यह है कि अपना भी ख्याल रखें और खुदा की काम का भी हम लोग पूरी तरीके से पाबंदी करें, और जो चीजें हमारे सामने दिख रही है उस पर हम हिम्मत अमली से फैसला लें, मशवरा करें कि क्या बेहतर रास्ता हो सकता है। क्योंकि हम लोग अशरफुल मखलूकात हैं, तमाम मखलूकों में सबसे ज्यादा इल्म हम लोग को दिया गया है। अब बात आ रही है कि इस इलाके में वायरस फैलता है तो इस इलाके में क्या असर पड़ सकता है। अगर मुझसे कोई डिफरेंस रखता है तो वो अपनी बात जरूर कर सकता है, मुझसे कोई ऑब्जेक्शन रखता है, मेरी बात से कोई इख्तलाफ रखता है तो भी अपनी बात कर सकता है। लेकिन कोई जज्बाती तकरीर के माध्यम से नहीं, समझने और समझाने के माध्यम से, क्योंकि मैं जो बात कहूँगा वो फाइनल बात नहीं होगी। हम अभी के बीच में से, आप हमारे बीच में से, सब एक हैं। तो वो जो इस इलाके में क्या असर पड़ सकता है कि ये इलाका आज के डेट में पूरा जामिया नगर इलाका आंदोलन का सबसे बड़ा पहचान दिया हुआ है, एक जामिया और एक शाहीन बाग। तो बहुत हद तक मुमकिन है
कि जब इस इलाके में वायरस का इफेक्ट पड़ेगा तो सरकार पूरे इलाके का नाकाबंदी कर देगा, एक भी आदमी को बाहर नहीं जाने देगा। जो लोग अमीर हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैरवी है, वो तो 4 लोग निकल सकते हैं, ये अलग बात है। लेकिन एक बड़ी आबादी जो अपने जगहों को छोड़ के यहाँ परिवार के साथ रह रहा है, यहाँ पे नाकाबंदी करके बैठा दिया जाएगा, इलाज कराने की जगह भी नहीं बच पाएंगे और हमारी आवाज़ को उठाने के लिए एक आदमी भी नहीं बचेगा। क्योंकि मीडिया कहेगा कि हम लोग तो लगातार कह रहे थे इस वायरस से बचने का, लेकिन जामिया के लोग हमारी बात नहीं माने। बाहर का जो सेकुलर जमात है वो भी हमें तनकीद करेगा इस बात को कहते हुए कि ये लोग तो खुद अपने आप में इतना ज़्यादा ईगो और इतना ज़्यादा घमंड लिए बैठे थे कि हमारी बात नहीं सुने। ये तमाम बातों कहने से ये मतलब नहीं कि मैं किसी को डरा दूँ, हकीकत अभी बयान कर रहा हूँ। अब इसके बाद बात आती है कि आगे आंदोलन का शक्ल क्या हो सकता है। जब हम लोग काफी 30-35 स्टूडेंट वगैरह बैठे हुए थे, कुछ जिम्मेदार लोग थे, एलुमनाई थे, तो एक चीज निकल के आया, एक चीज जो निकल के आया कि हालात को देखते हुए हम लोग आंदोलन को कुछ दिनों के लिए स्थगित पोस्टपोन करते हैं। आंदोलन को बंद नहीं करते हैं, पोस्टपोन करते हैं कि हालात सुधरे, इन्फेक्शन रुके तो फिर करेंगे। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, ये फैसला फाइनल फैसला नहीं होगा, क्योंकि इस जगह पे भी बहुत लोग हैं, उनका भी मशवरा क्या होगा वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम उठ के जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं, हम बैठेंगे, तो आपस में 2 लकीर खींच जाएगा। लकीर खींचना मकसद नहीं था। तो फिर हमने कहा कि नहीं, जो भी मशवरा होगा वहां भी लोगों के जहन चल के पढ़ा जाएगा, उनकी बातें सुनी जाएगी। आज हम लोग जब बैठे तो कुछ लोग कहे कि नहीं, आंदोलन को पोस्टपोन मत कीजिए, आंदोलन को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब लिमिट कर दें, इसको कुछ समय दें कि इतनी बड़ी जो तादाद में आबादी आ रही है, माएँ बहनें बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, उन लोगों से कह दें कि थोड़ा सा कम तादाद में यहाँ बैठे, नंबर ऑफ पीपल कम हो, यहाँ पे 10, 20, 30 से ज्यादा ना हो और थोड़ा फैल के बैठे। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे अपील कर दे कि आप लोग कुछ दिनों पे घर पे आराम कीजिए, या अलग अलग इलाके हैं, जाकिर नगर से एक दिन जिम्मेदारी दे दे, एक दिन ओखला बिहार की जिम्मेदारी दे दे, एक दिन हाजी कॉलोनी की जिम्मेदारी दे दे। उनका ये मशवरा था, ताकि 2 लोग यहाँ बैठा, 2 यहाँ, 2 वहाँ बैठे, हमारा आंदोलन भी चलता रहे और हम भी पूरी तरीके से महफूज रहे। लेकिन सवाल ये है कि फिर कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात को समझाने का या लोगों को रोकने का कि नहीं भाई यहाँ पे 10-20 से ज्यादा लोग मत बैठो। अब देखो, जामिया के साथ दिक्कत ये है कि मैं भी जामिया का स्टूडेंट हूँ। मैं अपने बारे में 1 मिनट इसलिए बता दूँ ताकि मेरी हालात समझे। मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। वालिद साहब 20 दिन पहले मेरे 1 तारीख को यहाँ पे आए, उनका किडनी में ऑपरेशन कराना था। मैं टालते गया कि कुछ दिन के बाद कराऊंगा, चूंकि आंदोलन में व्यस्त था। अब ये वायरस आ गया तो वैसे ही ऑपरेशन नहीं करा सकता। बुजुर्ग है कनपट्टी पे, बंदूक ताने में जल्दी ले चलो मुझे गाँव, तो मैं तो चला जाऊंगा। मेरे तरह जितने लड़के यहाँ रहते थे जो अलग यूपी बिहार बंगाल के इलाकों से आते हैं, वो भी चले जाएंगे। सबके माँ बाप जबरदस्ती बुला रहे हैं, या मैं अपने वालिद को किसी और के माध्यम से भेजूँ, मैं रुक जाऊंगा। लेकिन कहने का मतलब है जामिया के हॉस्टल में रहने वाले ज्यादातर स्टूडेंट चले जाएंगे, क्योंकि बंद हो चुका है। जो मंच संभालते थे उसमें हमारे कुछ रात में रुकने वाले साथी हैं आसपास के, उनको कुछ जिम्मेदारी ले सकते हैं, या लोकल में जिनका अपना घर है वो जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो हमारे बीच में एक ऐसा हालात पैदा हुआ है कि हमको इस आंदोलन को आखिरी दम तक भी लड़ना है, लेकिन हम ही को जिम्मेदारी भी लेनी है कि इस मंच के माध्यम से, इस जगह के माध्यम से एक भी आदमी को कोरोना वायरस ना हो। और चूंकि हम महफूज रहेंगे तो हमारा इलाका भी महफूज रहेगा। इंशाअल्लाह ये जिम्मेदारी हम ही को लेना पड़ेगी। तो 2 चीजें आ रही है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी किया है कि 31 मार्च तक पोस्टपोन कर दिया जाए। तो वो हमारे पास ऑप्शन बच जा रहा है। दूसरा ऑप्शन ये बच जा रहा है, जैसा कि लोगों ने कहा है, कुछ लोगों ने कहा है, अगर कुछ लोग जिम्मेदारी लेंगे तब उसको काम को करना पड़ेगा कि हम लोग नंबर ऑफ पीपल को रोक दें। मतलब धरना में बैठने वाले आबादी जो है 100, 200, 500, 1000 तक हो रही है, तो उसको हम लोग बैरिकेड लगा के रोक दें। ये भैया 10 से 15 लोग डेली बैठेंगे, इससे ज़्यादा यहाँ नहीं बैठेंगे। और वो 10 से 15 लोग भी, माइक सिस्टम तो चलेगा नहीं, खाली सिंबॉलिक करना चलेगा, माइक सिस्टम नहीं चलेगा।
सिंबॉलिक धरना चलेगा। 10 से 15 लोग अलग अलग हिस्सों पे बैठे, एहतियात के तौर पे बैठे, 10 लोग आए, 15 लोग आए, फिर चले जाए, आए चले जाए। अब फिर जब हालात सही होगा तो फिर उसके बाद हजारों की तादाद में आना शुरू कर देंगे। ये हमारे पास मोटा मोटी ये रास्ता बच रहा है। तो हम लोग में से न चाह के मैं चाहूँगा जो जिम्मेदार महिलाएं हैं, जो जिम्मेदार माएँ हैं, वो अगर कुछ बोलना चाहती है, इस पे क्या रास्ता दिखाना है, क्या मशवरा बनना है, तो आप लोग बात रखो। क्योंकि जो भी आप लोग बात रखोगे वो बड़ी जिम्मेदारी से आप बात रखोगे। हमारा अगर फैसला, हम लोग तो चूंकि रात में फैसला किए थे कि हम लोग कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन करेंगे, लेकिन आप लोग का क्या मशवरा होगा, आप लोग को भी मशवरा देखना होगा। बच्चे नहीं आने चाहिए, हाँ, वो नहीं आना चाहिए, और बच्चे नहीं आने चाहिए, बाकी सब आने चाहिए। देखिए दो जगह इस तरह की स्थिति बने। देखो दो चीज है कि ऐसा नहीं है कि ये मंच टूट जाएगा या ये समियाना उखड़ जाएगा, ना ये मंच टूटेगा ना ये समियाना उखड़ेगा इंशाल्लाह। और इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं, सभी लोगों को लेनी होगी। मतलब इस तरह का माइक बंद हो जाएगा। देखो पहला ये है कि कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दे, पोस्टपोन कर दे 31 मार्च के लिए। अगर इससे सहमत हैं तो ठीक है, अपने घरों पे बैठ के कुछ लिख के, अपने अपने घरों में बैठ के कुछ लिख के, कुछ बोल के फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से प्रोटेस्ट हम लोग दर्ज करा सकते हैं। दूसरा ये है कि इस पूरे आंदोलन को हम लोग सीमित करें, रेस्ट्रिक्ट करें। तो यहाँ पे एक अम्मा है, सलमान भी है।